चलिए देखिए भाग एक में आप हम लोगों ने आवेश के बारे में जाना था। आवेश आपका दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। दो धनात्मक आवेशों के बीच या दो ऋणात्मक आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जबकि भाग दो में आपको क्या बताया गया कि कूलॉम का नियम क्या है, सभी को पता है। कूलॉम का नियम क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा क्या होता है R स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F बटा Q नॉट। इसको हमने डेरिवेट किया था तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा क्या आया था R स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर आवेश होते हैं लेकिन दोनों विपरीत नेचर के होते हैं। एक होता है प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस, या फिर एक होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव। और दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। उसके बाद बताया गया आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2QL। इसका मात्रक क्या होता है कूलॉम मीटर। और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये हो गया माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, तो ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं। ये आपको बताया गया था पहले भाग में और ये बाकी चीजें आपको बताई गई भाग दो में। हम लोग अभी बढ़ते हैं भाग 3 में चलते हैं। तो भाग 3 में बताया जाएगा क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। ठीक है, दोनों आवेशों का परिमाण आपस में क्या होता है बराबर होता है, लेकिन दोनों का नेचर क्या होता है एक दूसरे से विपरीत होता है। एक होता है ऋणात्मक, दूसरा क्या होता है धनात्मक। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को हम लोगों ने पहले भी 12 माना था, अब भी हम लोगों ने इनकी दूरी को क्या माना था 12। ठीक है, अब हमें निकालना है इसके कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग दो स्थिति में निकाल सकते हैं। पहली स्थिति में हो सकता है जो बिंदु P है वो कहां पर हो, इसके अक्ष पर हो, ये इसके अक्ष पर है। दूसरी स्थिति में हो सकता है बिंदु P कहां पर हो, इसके निरक्ष पर हो, या तो यहां पर रहेगा या अक्षीय रेखा पर रहेगा, तो इसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। और अगर अक्षीय रेखा पर रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे अक्षीय स्थिति। तो हम लोग एक चल रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, अक्षीय स्थिति। नंबर 1 अक्षीय स्थिति। ठीक है, एक्सियल कंडीशन, एक्सियल कंडीशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। हम लोग मानते हैं हमारे पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। एक का आवेश कितना है +Q, दूसरे का आवेश कितना है -Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12। -Q कहां पर है A पर, +Q कहां पर है आपका B। ठीक है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग नाम देते क्या है O। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। ये रहा, हमें इस बिंदु P पर क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 12। O क्या है इनका मध्य बिंदु है। अगर यहां से यहां तक की दूरी 12 है, O इनका मध्य बिंदु है, तो ये कितना हो जाएगा 12 का आधा L, ये भी कितना हो जाएगा L।
तो ये डिस्टेंस कितनी है L, और ये डिस्टेंस भी कितनी है आपकी L। अब ये हो गया L, ये हो गया R, तो ये दूरी कितनी हो गई, आपको बता सकते हैं देखकर आराम से कि ये दूरी आपकी हो जाएगी R माइनस L। ये दूरी आपकी R है, ये दूरी L है, तो इस आवेश से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी R प्लस L। ठीक है, तो ये हो गया R, ये दूरी R माइनस L और ये दूरी R प्लस L, ये L और ये कितना हो गया आपके पास। ठीक है, फिर हम लोग भाषा लिख देते हैं क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं माना एक विद्युत द्विध्रुव है, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, जहां P बराबर क्या होता है 2qL, आपको पहले पता है। ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P, एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, जहां पर हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, जहां पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये हो गया। चलिए देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। हम लोगों ने मान लिया कि आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान P प्लस है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर मैंने विद्युत क्षेत्र का मान क्या मान लिया प्लस Q। तो लिखेंगे माना बिंदु B पर रखे, बिंदु B पर रखे आवेश प्लस Q, रखे आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान E प्लस हो तो E प्लस बराबर, ध्यान दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश का परिमाण कितना है प्लस Q का परिमाण कितना है Q बटा दूरी का स्क्वायर, बिंदु प्लस Q से P तक की दूरी कितनी है आपकी R माइनस L, दूरी का वर्ग है ना, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें दिशा की, तो देख लीजिए इस प्लस Q के कारण आपको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है वहां पर आप एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल्पना कर लिया, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश है प्लस Q0। तो बताइए
इस परीक्षण आवेश को, इस धन परीक्षण आवेश को ये धन q या प्लस q आवेश किधर करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है। तो इसके कारण ये धन परीक्षण आवेश इधर भागेगा, इधर जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। तो इसका मतलब E प्लस की दिशा इधर की तरफ होगी, इधर। इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो A से P कहें तब भी इधर ही आएगा, चाहे तो B से P कहें तब भी इधर आएगा, चाहे तो O से P कहें तब भी इधर ही आएगा। तो इसकी दिशा इधर से की तरफ है, O से P की तरफ। ये आपके पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु A पर रखे आवेश माइनस q के कारण, इसी प्रकार बिंदु A पर रखे आवेश माइनस q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान क्या मान लें, प्लस वाले पार्ट में E प्लस माना था, तो माइनस वाले पार्ट में E माइनस मान लेते हैं। ठीक है, E माइनस O, तो ठीक है, चलिए बताइए इसी सूत्र से क्या आ जाएगा, E बराबर नितांक वही रहेगा, सॉरी E नहीं, क्या माना था हम लोगों ने, E माइनस बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन g। आवेश का परिमाण q बटा दूरी का वर्ग, आवेश माइनस q से बिंदु P की दूरी कितनी है, r प्लस l, तो दूरी का वर्ग मतलब r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं दिशा पर। तो बताइए इसके कारण यहाँ पर हमको दिशा निकालनी है विद्युत क्षेत्र, क्या करोगे, बताया था जिस बिंदु पर आपको दिशा निकालनी है वहां पर एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना करो। आपने कल्पना किया होगा, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस q0, तो बताइए इस धन परीक्षण आवेश को ये माइनस ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि माइनस प्लस को खींचता है। अब अगर ये इसको मतलब खींचेगा, इधर आएगा, तो ये इधर आने का प्रयास करेगा, अगर ये इधर गति करने का प्रयास करेगा तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी। इसका मतलब E माइनस की जो दिशा है वो इधर की तरफ है, ये आपका हो गया क्या, E माइनस। ठीक है, दिशा की बात करेंगे, इधर है ना, इधर को क्या कर सकते हैं, P से A कहो, P से B कहो, या P से O कहो। ठीक है, तो इसकी दिशा हो गई इधर से इधर की तरफ, P से O की तरफ। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 वो रहा। हम लोग देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये O से P की तरफ है, ये P से O की तरफ है। इसका मतलब दोनों का परिणामी दोनों के अंदर के बराबर है, क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है, अब दोनों अपोजिट है। अब आज तक बात की आपने परिणामी किधर होगा, तो जो बड़ा होगा उधर परिणामी होगा। अब बड़ा कौन सा है, तो देख लीजिए, जिसका हर छोटा होता है उसका मान बड़ा होता है, और जिसका हर बड़ा होता है उसका मान क्या होता है, छोटा। कैसे, 1/2 और 1/4 में कौन सा बड़ा है, आप लोग कहोगे 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। क्यों, क्योंकि 1/2 का हर जो है छोटा है, इसलिए इसका मान बड़ा है, और 1/4 का जो हर 4 है वो बड़ा है, इसलिए इसका मान क्या है, छोटा है। तो कंफर्म हुआ इसका हर छोटा तो ये बड़ा, इसका हर बड़ा, इसलिए ये क्या है आपका छोटा। ठीक है, क्योंकि E प्लस इज ग्रेटर देन क्या है आपका E माइनस, E प्लस बड़ा E माइनस छोटा, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान E हो तो क्या करेंगे, परिणामी निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, E बराबर E प्लस माइनस E माइनस। समीकरण नंबर क्या, अब क्या करते हैं हम लोग,
समीकरण 1 और 2 से e प्लस e माइनस का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। क्या आ जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से क्रमशः e प्लस तथा e माइनस का मान समीकरण 3 में रखने, चलिए रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आ जाएगा e बराबर e प्लस का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस e माइनस का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। दिशा की बात करेंगे तो बड़े वाले की दिशा में, बड़े वाले की दिशा किधर से किधर की तरफ थी, o से p की तरफ, तो परिणामी की दिशा भी किधर से किधर में आएगी आपकी o से p की तरफ। ठीक है, फिर दोनों में जो बाहर उसको बाहर निकाल लीजिए, दोनों में q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे, तो पहले में बचेगा आपका 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस एल का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कितना हो जाएगा ये e बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर बटा हर का गुणा हर में करेंगे तो क्या आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का भी होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसमें फार्मूला लगा लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें लगा देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा e बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2r। ठीक है, अब इसमें भी लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये आता प्लस आर स्क्वायर, लेकिन इसके कारण क्या बन जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ये आएगा प्लस एल स्क्वायर, लेकिन इसके कारण क्या बन जाएगा माइनस एल स्क्वायर। उसके बाद अंदर आएगा माइनस 2r, लेकिन उस माइनस 2r को ये माइनस क्या कर देगा प्लस 2rl बटा। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर, बाहर कर देंगे इनको, बन जाएगा r माइनस एल r प्लस एल, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ध्यान देंगे तो r स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, l स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा r प्लस एल था, यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस 2rl कितना हो जाएगा आपका प्लस 4rl, तो कितना आ जाएगा ये e बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 2rl और 2rl कितना हो गया आपका 4rl बटा कितना हो जाएगा ये, ध्यान दीजिए, एक ब्रैकेट में r माइनस एल है, एक ब्रैकेट में r प्लस एल है, इसमें अगर हम वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। इसका कंडीशन लगा देंगे हम, यदि l का मान बहुत ही छोटा है r से, तो l स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा किससे, r स्क्वायर से। ठीक है, अब चूंकि l स्क्वायर नगण्य मान है, ठीक है, क्या करेंगे तो l स्क्वायर को क्या करने पर नगण्य मानने पर। ठीक है, इसको नगण्य मान लेंगे तो क्या बन जाएगा e बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 4rl बटा r स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर की पावर 2। यहाँ से कितना आ जाएगा e बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 4qrl बटा r की पावर कितना हो जाएगा 4, 1 से घात कम हो जाएगी, घात से क्या बचेगा e बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 को हम लोग 2 इंटू लिख सकते हैं 2ql बटा r का क्या हो जाएगा ये q।
ठीक है, या फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू P बटा R क्यूब। ये आपका क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का सूत्र आपको प्राप्त हो गया, जहां P बराबर क्या है 2QL, पहले ही बताया गया है। P बराबर 2QL क्या होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, दिखा देंगे, क्योंकि P बराबर क्या होता है आपका 2Q है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ है आपका, O से P की तरफ, O से P इधर। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा किधर से किधर होती है आपको बताया गया है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ इधर ही होती है। तो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक ये रहा इधर, इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा भी इधर की तरफ ही है, और परिणामी विद्युत क्षेत्र E की दिशा भी O से P इधर ही है। तो चूंकि दोनों की दिशा सेम आ रही है, इसलिए अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते थे सदिश रूप में वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P वेक्टर बटा क्या हो जाएगा आपका R क्यूब। तो ये आपका हो गया अक्षीय स्थिति। चलिए देखिए, अक्षीय स्थिति हो गई, उसके बाद नंबर 2 है आपका निरक्षीय स्थिति। इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है आपका विषुवत रेखीय स्थिति। ठीक है, चलिए देखिए क्या है ये। आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव था, ठीक है, ये कितना है आपके पास +Q, ये कितना है -Q, इनके बीच की दूरी कितनी थी 2L। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है उसका नाम क्या है O। ठीक है, इसके निरक्ष पर, इसके अक्ष के लंबवत। ठीक है, इसके निरक्ष पर क्या है एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, इस बिंदु P की जो दूरी है यहाँ से कितनी है R है, अगर ये 2L तो ये कितना L, ये कितना L। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से ये दूरी निकालेंगे और ये दूरी निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, ये आधा ये लंब ये कट बन गया, ये आधा ये लंब ये कट, सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आपको मिल जाएगा ये दूरी कितनी मिल जाएगी r² + n², ये दूरी भी कितनी मिल जाएगी √r² + n²। ठीक है, अब इसको नाम दीजिए a, इसको नाम क्या दीजिए आप लोग ⍵। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कितना थीटा, इसको भी क्या मान लेते हैं हम लोग थीटा। तो थोड़ा सामने ध्यान दीजिए, इस -Q के कारण या इसके बाद में लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे मान की तरह, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के मध्य बिंदु O, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करनी है। ठीक है, तो इतनी सब बातें होंगी इसके बारे में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए पर आवेश कितना है -q, ठीक है, बी पर आवेश कितना है +q। हम ए पर के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र का मान मान लेते हैं E-। ठीक है, हमने मान लिया, माना बिंदु ए पर रखे आवेश -q के कारण, माना बिंदु ए पर रखे आवेश -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान E- हो, तो मैंने इस -q के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या मान लिया E-। तो चलिए लगाते हैं, तो बताइए E- का मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश का परिमाण कितना दिया गया है q बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी का वर्ग। आप सभी को पता है पहले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F बटा Q नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा क्या होता है रास्ता, यही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का वर्ग, ठीक है, जब दूरी का वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिए दूरी का वर्ग करेंगे तो वर्ग इस रूट को काट देगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा r² प्लस l²। ठीक है, ये रूट में था, रूट में कर देते हैं। ठीक है, अब दूरी का वर्ग होता है ना, तो दूरी का क्या कर दिया हमने वर्ग। ठीक है, या फिर E- बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा r² प्लस l², ये बचेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके कारण यहाँ पर जो आपने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला, इसकी दिशा भी आपको चाहिए। मैं बता चुका हूँ, दिशा निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है वहां पर आपको कल्पना कर लेना है कि वहां पर एक धन परीक्षण आवेश है। मैंने मान लिया बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश +q0 है, तो बताइए इस धन परीक्षण आवेश को ये -q क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि -+ को खींचता है। इसलिए इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी। इसको हम लोग क्या मान लिया, माने E-। ये बात हो गई। ठीक है, तो दिशा की बात करें इधर की तरफ है ना, इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ है, P से A की तरफ। समीकरण नंबर क्या हो गया आपके पास A। ठीक, अब इसी प्रकार बिंदु B पर रखे, बिंदु B यही है ना, इसी प्रकार बिंदु B पर रखे आवेश +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र का मान भी चलेगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या मान ले, प्लस के कारण क्या हो जाएगा, तो प्लस मान लेते हैं का मान E+ हो, तो क्या हो जाएगा बताइए उस सूत्र से E+ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश का परिमाण कितना था q बटा दूरी का वर्ग, यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा √r² प्लस l² का वर्ग, स्क्वायर रूट कट जाएगा। E+ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r² प्लस l²। ये आपके पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए, दिशा की बात करते हैं, तो इस +q के कारण यहाँ पर दिशा निकालने को बताइए। ये +q आवेश इस धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये रूट भागने का प्रयास करेगा। इसका मतलब इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी, ये रहा। ठीक है, ये क्या हो गया विद्युत क्षेत्र दिशा, इसके कारण दिशा की तरफ से ऊपर की तरफ, तो B से P की तरफ, B से P, इसकी दिशा इधर से इधर की तरफ है आपका B से P की तरफ। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या मिल गया। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों का परिमाण
बराबर है, चूंकि E माइनस का परिमाण E प्लस के परिमाण के क्या है, बराबर। कंपेयर कर लीजिए, जो परिमाण इसका है वही परिमाण इसका भी है, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है। परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा अलग है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि E माइनस का मान E प्लस का, ये नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि E माइनस का जो परिमाण है वो E प्लस के परिमाण के क्या है, आपका बराबर है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे तो एक तो आपका इधर है, दूसरा आपका इधर है। मुझे थोड़ा आपको ये देख बताइए कि अगर ये थीटा है तो यहाँ पर एक समानता देखा कीजिए, इसके समांतर नहीं देखा कीजिए, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समानता देखा, ये क्लियर देखा, ये संगत कोण और ये आपके एकांतर। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा अलग से बना रहा हूं इस सुविधा के लिए, तो देखिए क्या बनेगा। इसी को हम लोगों ने क्या किया, अपनी सुविधा का बना रहे हैं ये। ठीक है, इसका नाम क्या था, E प्लस, इस पॉइंट का नाम क्या है, P, इधर क्या था आपका E माइनस, यही है ना। ठीक है, अब इसको एक रेखा खींचा गया था, ये थीटा है और ये भी कितना है आपका, थीटा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग इन दोनों सदिशों का वियोजन करेंगे। ठीक है, तो इसका वियोजन कैसे करेंगे, एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, इसका इस दिशा में घटक निकालेंगे तो क्या आएगा, E प्लस कॉस थीटा। आपको बताया जा चुका है पहले, ये उनका बताया गया, जिधर से कोण बनता है हमेशा क्या होता है, कॉस, और लंबवत हमेशा क्या होता है, साइन, E प्लस साइन। इसका वियोजन करेंगे तो इधर क्या आएगा, E माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये इससे कोण थीटा बराबर है, और लंबवत घटक क्या होगा, E माइनस साइन। हम लोगों ने दोनों को वियोजित किया, हो गया। अब मुझे बताओ, E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा, दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, दोनों की दिशा आपस में विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। इन दोनों का परिणाम क्या आएगा, शून्य। लेकिन जो इन दोनों का क्षैतिज घटक इधर वाला है, ये दोनों तो एक ही दिशा में है ना, अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे तो दोनों को जोड़ने पर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं आगे पूरी भाषा में अपनी, लिख लेंगे हम यहाँ पर E प्लस तथा E माइनस को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में, ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर हम देखते हैं कि ऊर्ध्व घटक मतलब ये ऊर्ध्व घटक E प्लस साइन थीटा तथा E माइनस साइन थीटा परिमाण में एक दूसरे के बराबर किंतु दिशा में विपरीत है, किंतु दिशा में विपरीत है। ठीक है, अतः दोनों एक दूसरे को शून्य कर देंगे। ठीक, किंतु क्षैतिज घटक E प्लस कॉस थीटा तथा E माइनस कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर या जुड़कर आपस में
जोड़कर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रदान करेंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो परिणामी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। ये हो सब समान रख देते हैं। समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, E प्लस तथा E माइनस का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए मान रख दीजिए, देखते हैं क्या आता है। मान रखने के बाद क्या आ जाएगा, E बराबर E प्लस का मान कितना है, E प्लस का मान कहाँ गया, यही है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर प्लस S, ठीक है, cos थीटा प्लस, ठीक है, E माइनस का मान दीजिए, E माइनस का मान ये रहा, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में क्या है, cos थीटा। ध्यान से देख लीजिए, जो टर्म ये है वही टर्म ये है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। तो दोनों को जोड़ने पर 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो आ जाएगा E बराबर 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। समीकरण को क्या मानते हैं हम लोग, 4। ये आपके पास समीकरण का क्या हो गया, 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा ये बताइए, ये जो परिणामी आया है उसकी दिशा किधर होगी, इधर की तरफ ना, क्योंकि दोनों दिशा इधर ही है, तो परिणामी की दिशा इधर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, B से A की तरफ या फिर प्लस Q से माइनस Q की तरफ। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये है APO, हम लोग करते हैं समकोण त्रिभुज APO में हमें किसका मान निकालना है, cos थीटा का। cos थीटा बराबर क्या होता है, सभी को पता है, लाल बटा कत्ता, आप सभी ने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो बताइए इस थीटा के लिए आधार का काम कौन करेगा, तो पता है आपको, इस थीटा के लिए ये लंब 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण, तो ये क्या हो गया आपका आधार, तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार का काम कौन कर रहा है, AO, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, कर्ण का काम ये कर रहा है AP, ठीक है। AO की लंबाई कितनी है, L, AP की लंबाई कितनी है आपका, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या फिर इसको आप ले सकते हैं L बटा, रूट को आप लोग अगर चाहे तो ले सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 ले सकते हैं, वर्गमूल को आप लोग घात 1/2 ले सकते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 4 था, ये आपके पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 5। फिर क्या करेंगे आप, समीकरण 5 से cos थीटा का मान कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 6 में रखने पर, सॉरी समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, चलिए रख लीजिए समीकरण नंबर 4 में क्या हो जाएगा, E बराबर, समीकरण 4 क्या था,
टू ए 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सही। cos थीटा का मान हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 5 से। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है? l बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 बटा 2 या फिर e बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql बटा, यहाँ पर ध्यान देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 बटा 2 है। दोनों का आकार समान है, दोनों का बेस समान है। अगर बेस समान होता है, आकार समान होता है तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या बन जाएगा? ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस 1 बटा 2, इसकी घात 1, इसकी घात 1 बटा 2। तो क्या आ जाएगा? e बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका क्या होगा? p हो गया ना, ये p बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और 1 बटा 2 जोड़ने पर हो गया 3 बटा 2। ठीक है, यहां दिखा देंगे क्योंकि p बराबर क्या होता है? 2ql। पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका नाम है। ठीक, अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे पहले की तरह ही, यदि l इज लेस देन r तो l स्क्वायर इज मोर लेस देन r स्क्वायर, इसलिए l स्क्वायर को नगण्य मानने पर मान लीजिए नगण्य, जब इसको आप लोग नगण्य मानेंगे, इसको भी हम लोग क्या करें? मिटा देते हैं। ठीक है, नगण्य मानेंगे क्या आ जाएगा? आपको मिल जाएगा कितना? मिल जाएगा e बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा आर स्क्वायर की पावर 3 बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंश में, यहाँ पर हर में आ जाएगा e बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा आर क्यूब। तो ये आपने निरक्षीय स्थिति में e का मान इसी दिशा की तरफ से इधर आया था ना, इधर के लिए क्या पता था आपको? b से a की तरफ। ये अब ध्यान से देखिए, जो विद्युत क्षेत्र परिणामी आया है उसकी दिशा b से a, किंतु आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस, माइनस q से प्लस q की तरफ होती है। किसकी दिशा? वेक्टर t की दिशा। तो वेक्टर t की दिशा इधर से किधर है? इधर की तरफ। और परिणामी e की दिशा किधर आई है? b से a, इधर की तरफ। मतलब क्या है? जो p है और जो e है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दिखा देंगे, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p की दिशा किधर से किधर? माइनस से प्लस की तरफ, इधर a से p b। परिणामी विद्युत क्षेत्र वेक्टर e की दिशा किधर से किधर? इधर आया था, b से a के विपरीत है। अतः उपरोक्त समीकरण को सदिश रूप में लिखने पर चूंकि ध्यान दीजिए विपरीत है, इसका मतलब आगे माइनस लगा देंगे। तो वेक्टर e बराबर माइनस 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 वेक्टर p बटा क्या आ गया? r क्यूब। ये आपका सही। ठीक है, ये बातें हो गई। चलिए कुछ बातें नोट कर लेते हैं हम लोग। और सामने ध्यान दीजिए, ये वेक्टर e या फिर परिमाण की बात कर लेते हैं। जो e निरक्षीय है, e निरक्षीय का मान कितना आया? या नोट करिएगा, गुना माइनस को, ये आपका नोटेड पॉइंट है। ठीक है, e निरक्षीय बराबर कितना आया है आपका?
1/4πε0 p बटा कितना आया था r। इसे आप लिख सकते थे कितना e निरक्षी बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 1/4πε0 2p बटा r क्यूब। ध्यान दीजिए मैंने अंश और हर में 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। या फिर e निरक्षी बराबर 1/2, ये शायद आपका e अक्षीय का सूत्र है, ये ब्रैकेट में क्या है आपका e अक्षीय है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि e निरक्षी का मान e अक्षीय का आधा होता है, लिखा देंगे क्योंकि e अक्षीय का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है कुछ दिन पहले, e अक्षीय बराबर आया था 1/4πε0 2p बटा r क्यूब, ठीक है। बस बाकी बातें हम लोग अगले काम में करेंगे।